उनके मौजूदा वाहनों के डेटा का विवरण भी इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और इसके अलावा नियमों के तहत एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। ऑन बोर्डेड ड्राइवरों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा कम से कम 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाना होगा। पैसेंजर की सहायता और शिकायत दूर करने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर्स भी बनाने होंगे, ये निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग में अधीक्षक फील्ड कैडर के पद के लिए नए सेवा नियमों को भी मंजूरी दी गई है। नए नियमों के अनुसार फील्ड कैडर के पद पर प्रमोशन तथा डेपुटेशन के माध्यम से ये भरे जाएंगे, ये निर्णय लिया गया है। प्रमोशन के लिए पात्रता डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव या सहायक असिस्टेंट के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। डेपुटेशन के माध्यम से अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मैट्रिक में एक विषय में हिंदी, संस्कृत या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी होनी अनिवार्य है। ये इसमें आज मंजूरी दी गई है। और इसी प्रकार हमारे आज मंत्रिमंडल ने जो यूपीएस के संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय 1 सरकार के कर्मचारी एक बार यूपीएस से हरियाणा नई पेंशन योजना एनपीएस में स्विच कर सकेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है। कर्मचारी किसी भी समय स्विच सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व तक ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा में स्विच न करने पर कर्मचारी डिफॉल्ट रूप में यूपीएस में ही बना रहेगा। हरियाणा ने एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हरियाणा अब उद्योग, सेवाओं और वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र ये बना है। व्यापारियों की उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई जा सकें। इन बैठकों में हितधारकों से लगभग 109 सुझाव वो प्राप्त हुए। अधिकतर सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। इससे पहले भी 2026-27 के बजट अभिभाषण में की गई 8 बजट घोषणाएं पूरी हो रही हैं, जो हमने बजट भाषण में कही थी। और हमारे संकल्प पत्र में भी उद्योगों से संबंधित हमारे 2 संकल्प, वे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। साथियों, मेक इन हरियाणा इस नीति का उद्देश्य भी हरियाणा को देश अग्रणी औद्योगिक और निवेश गंतव्य बनाना है। आज मंत्रिमंडल में अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10 लाख नए रोजगार, निर्यात में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य है।
इस नीति में दशकों पुराने ए, बी, सी और डी ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 नई श्रेणियां बनाई गई हैं। एक प्राइम फोकस एरिया, सब प्राइम एरिया, इंटर और कोर एरिया, ये 4 श्रेणियां अब बनाई गई हैं। अब इन सभी श्रेणियों में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्षेत्र का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। अब औद्योगिक प्रोत्साहन केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे। नई नीति में उद्योगों के लिए आकर्षण वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें पूंजीगत सब्सिडी, SGST, प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी और रोजगार सृजन प्रोत्साहन शामिल हैं। उद्योगों को 30% से 70% तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति का ये लाभ मिलेगा। बड़ी इकाइयों को 7 वर्ष में 10 वर्ष और अल्ट्रा मेगा परियोजना को विशेष पैकेज के तहत 12 वर्ष तक प्रोत्साहन उपलब्ध जाएगा। प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार कराने के उद्देश्य से रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति कर्मचारी ये 1 लाख रुपए तक किया गया है। जो पहले 48,000 था, अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया है। इससे अतिरिक्त महिलाओं, दिव्यांगजन और अग्निवीर पूर्व सैनिकों के लिए यह सहायता बढ़ा करके 1,20,000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ये की गई है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करने हेतु 45 कार्य दिवसों में भूमि व्यवहार्यता पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और साथियों, हरित एवं सतत औद्योगिक विकास, ऊर्जा, हरित भवन और शून्य ध्रुव अपशिष्ट प्रणाली जैसे प्रावधान ये शामिल किए गए हैं। यह नीति हरियाणा को निवेश, रोजगार, निर्यात और आधुनिक औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का ये कार्य करेगी। और इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए भी लगभग 9 औद्योगिक नीतियों को आज मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। इनमें हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी 2026, हरियाणा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा आईटीज AI एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी नीति 2026 और हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026, हरियाणा AVGC XR नीति 2026, हरियाणा डेटा सेंटर नीति 2026, हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026 ये शामिल हैं। 9 औद्योगिक नीतियों को भी आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। साथियों,
सरकार का लक्ष्य हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई, डेटा सेंटर, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, एवीजीसी, एक्सआर, खिलौना एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों का अग्रणी केंद्र बनाना है। साथियों, डिजाइन एवं निर्माण नीति 2026 के माध्यम से हरियाणा को देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। आईएमटी सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। साथियों, फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपए निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का ये लक्ष्य रखा गया है। आईटीईस और एआई नीति 2026 के तहत गुरुग्राम में और पंचकुला में एडवांस कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित की जाएगी तथा 50,000 से अधिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इम्पैक्ट्स और एक्सीडेंट्स रियलिटी जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश, कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026 किसानों की आय बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 30,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। इस नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा विकसित भारत के विजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमने मंत्रिमंडल ने हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 1992 में संशोधन को भी मंजूरी आज दी है। सहायक निदेशक पद के लिए डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग के साथ अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को भी मान्यता दी गई है। अब डिप्लोमा इन आर्काइवल स्टडीज तथा डिप्लोमा इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी पात्रता में आज शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत का ज्ञान अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को दायरा भी बढ़ेगा। और साथियों, आज मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक प्लांट्स के नियमितीकरण को लेकर भी निर्णय लिया गया है। पुनर्वास योजना के तहत पहले आर्थिक एवं तकनीकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़े आकार के औद्योगिक प्लांट विकसित किए गए थे। पहले बड़े बड़े प्लांट थे। बदलती तकनीक एवं औद्योगिक परिस्थितियों के कारण बड़े औद्योगिक प्लांटों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिससे छोटे प्लांटों की मांग बढ़ रही थी। इस कारण कई प्लांट मालिकों ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बड़े प्लांटों को छोटे हिस्सों में विभाजित करना शुरू कर दिया था। ऐसे अवैध सब डिवाइडेड प्लांट के कारण प्रशासनिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही थी।
इसी को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सीमा के भीतर इंडस्ट्रियल प्लॉट के नए सब डिवीजन तथा पहले से अवैध रूप से सब डिवाइडेड प्लॉट्स के नियमितीकरण के लिए भी नीति को आज मंजूरी दी है। उन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के मालिकों पर लागू होगी जो नए सब डिवाइडेड की अनुमति डिवीजन की अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं तथा उन इंडस्ट्रियल प्लॉट को नियमित करवाना चाहते हैं जिन्हें पहले ही अवैध रूप से सब डिवाइडेड किया जा चुका है। के अनुसार मूल इंडस्ट्रियल प्लांट का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ होगा तथा उसका संपर्क कम से कम 12 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क से होना भी आवश्यक है। ये निर्णय किया गया है। प्रत्येक सब डिवाइडेड तथा नए सब डिवाइडेड प्लांट 500 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी प्लांट्स में हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के प्रावधानों के अनुरूप परिसर के भीतर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप बी राज्य सेवा विनियम 1999 में संशोधन को भी आज मंजूरी दी है। एचपीएससी में परीक्षाओं व अन्य कार्यों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुपरिटेंडेंट के 2 तथा अकाउंटेंट ऑफिसर के 1 पद को आज स्वीकृति दी गई है। इसके बाद एचपीएससी सुपरिटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी। हिंदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा नियम भी बदला गया है। पहले 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय में पढ़ाई अनिवार्य थी, लेकिन अब 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना या उच्च शिक्षा में हिंदी होना पर्याप्त माना जाएगा। साथियों, मंत्रिमंडल की बैठक में अमृतसर कोलकाता रेल कॉरिडोर के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने का भी आज निर्णय लिया गया है। 2988 एकड़ भूमि के हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। यह भूमि हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित की जाएगी। इस फैसले से परियोजना पर लगभग 132 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा। यह परियोजना हरियाणा में योजनाबद्ध औद्योगिकरण को नई गति देने का काम करेगी। साथियों, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। परियोजना से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हिसार क्षेत्र के को सरकार के इस फैसले से हरियाणा में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूती मिलेगी। साथियों, मंत्रिमंडल की बैठक में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए विभाग में अतिरिक्त पद सृजित करने संबंधी रेशनलाइजेशन आयोग को सिफारिशों को भी आज मंजूरी दी गई है। इससे विभाग में वर्तमान में
582 पद स्वीकृत थे। अब इनकी संख्या बढ़कर के 1424 हो जाएगी। ये हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। साथियों, मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी ढांचे को मजबूत करने और मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडल ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित परियोजना लागत को 5,452.72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपए करने के संशोधन को भी मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, जिसमें 27 स्टेशन शामिल हैं। साथियों, हमने पिछले दिनों जो एक्साइज के तहत एक OTS 2025 में हम लेकर के आए थे। 1 अप्रैल 2025 23 सितंबर 2025 तक ये लागू रही। लगभग 1,15,000 करदाताओं ने